अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ऊपर स्काई मीडिया में खुशामदीद। अगले 5-10 साल में यूएई की प्रॉपर्टी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अगले 5-10 साल ये हैंड ओवर का टाइम है और इसमें प्रॉपर्टी को बूम मिलना ही मिलना है। जब भी हैंड ओवर का टाइम होता है तो प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। 2030 और 2035 तक तो प्रॉपर्टी को, जो मेरी आइडियोलॉजी के मुताबिक, सवाल नहीं है, ये बूम है। जैसे भी शाहरुख खान का वो प्रोजेक्ट बाय डैन्यूब आया है और भी काफ़ी कमर्शियल है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर को कि उसके अंदर कमर्शियल में ज़्यादा आरओई के चांसेस ज़्यादा होते हैं या रेजिडेंस में, या दोनों में करना चाहिए? मैंने शुरू में एक बात की थी आपसे कि दो तरह की टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं, एक कैश फ्लो और दूसरा कैपिटल ग्रोथ। तो जो आपके पास आ जाते हैं अपार्टमेंट ऑन ग्राउंड, उनके ऊपर आपका कैश फ्लो चलता है और लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल ग्रोथ भी होती है। बट अगर आप ऑफ प्लान को चूज करते हैं तो ये टोटल कैपिटल ग्रोथ की तरफ जाता है। तो जिस तरह आपने भी बताया कि डैन्यूब बाय शाहरुख खान, उसको एसोसिएट करके बेसिकली मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज है ना, मार्केटिंग स्पेक्स है। जैसे इन्होंने पहले 1% इंट्रोड्यूस करवाया, फिर दिवाली के ऊपर 0.5% इंट्रोड्यूस करवाया, फिर जब कोई डॉक्टर्स डे आता है तो डॉक्टर्स के लिए ये डिफरेंट, इट्स मार्केट स्पेक्स। तो मैं ये समझता हूँ आप सिर्फ मार्केट स्पेक्स को इम्प्रेस होकर के उस प्रॉपर्टी को चूज ना करें। जो बिल्कुल नया बायर है, जैसे वो आता है जो यहाँ नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, तो उसको एक आप क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए सबसे पहले तो हम मौजूद हैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। उनकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सिक्योर करना है वो हमसे भी रब्ता करके हमसे भी अपनी राय जो है वो ले सकते हैं। फर्दर हम पॉडकास्ट के अंदर अपने टाइम टू टाइम चीज़ें बता रहे होते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडिया लॉन्च। आइडिया लॉन्च के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ आएंगी और वो बात करेंगी यूएई के अंदर सरमायाकारी की। यूएई मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बूमी मार्केट है। रियल स्टेट से लेके ट्रैवल एंड टूरिज़म के अलावा बाकी बिजनेस भी बड़े फ्लोरिश तरीके से हो रहे हैं। और आज हम जो पर्सनैलिटी हमारे साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर आती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हैं, साबिक बैंकर भी हैं, मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो यूएई से माशाल्लाह एक अरसा दराज से यहाँ पे मौजूद हैं और डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हैंडल कर रहे हैं। जाज़िब सुल्तान साहब नाम की तरह भी जाज़िब हैं और माशाल्लाह और नाम आगे सुल्तान भी है, तो इसलिए हमने बिज़नेस के सुल्तान को आज दावत दी है। और आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के बिज़नेस को, जो मार्केट में अपना नया बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और कोई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जाज़िब साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मंजूर भट्टी साहब, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं और ये सारा मामला था। जी, मेरा नाम जाज़िब सुल्तान है और मैं एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट जो है यूएई के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और एज अ एंटरप्रेन्योर जो हमारी तरह यंग जनरेशन में लोग इनिशिएटिव्स देते हैं और अपने बिजनेसेस को ओरिएंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और साथ भी देता हूँ उनका। वेरी गुड। तो माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि आप बैंकर भी हैं, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो आपने अपना करियर का आगाज़ कहाँ से किया था? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीवियसली पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में जो मैंने अपने करियर का आगाज़ अपनी सेल्स डिवीजन से किया था और इंडस्ट्री थी फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसे कभी मात नहीं है और ये बड़ी कैरियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। मतलब बेचना बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी के 13 साल इसमें सर्व किए हैं और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और मैं सारे नुस्खे और सारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पैरामीटर्स मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और एक अच्छा सेल्समैन जो है उसकी निशानी है, द गुड सेल्समैन इज अ पर्सन हु हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर एंड नॉलेज, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। तो अच्छा सेल्समैन होने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? करियर का आगाज़ पाकिस्तान से था, फार्मास्यूटिकल से, और जब यूएई में जैसे मैंने स्विच किया तो एक बेटर करियर ग्रोथ के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो एमिरेट्स एनबीडी बैंक से मिली। और एमिरेट्स एनबीडी बैंक एमिराती बैंक है यहाँ का, और मैं अगर रेट करूँ कैपिटलाइज्ड वाइज तो ये दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट अबू धाबी बैंक है और सेकंड नंबर पे अगर कोई बैंक है तो वो
एमरेट्स एंड नहीं, आपका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ। जी, एमरेट्स एंड बीडी में मैंने एज अ सेल्स में मैंने जॉब स्टार्ट की। उसमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स को हम डील करते थे और बड़ा अच्छा जर्नी रहा 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। और उसी से इंस्पायर होकर बहुत सारे मेरे रिलेशंस कुछ जनरेट हुए, जैसे जो इन्वेस्टर्स थे कुछ रशियन क्लाइंट्स थे, कुछ डी टेक के मेरे चाइनीज़ क्लाइंट्स थे, और उनके साथ एक अच्छी रिलेशन, एक रैपो बिल्डिंग हो गई। और उन लोगों को जो चैलेंजेस आ रहे थे यहाँ पे वो थे कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है इन लोगों के लिए। और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ, जो मेरे चाइनीज़ क्लाइंट्स थे या रशियन क्लाइंट्स थे, इन लोगों को इंग्लिश को समझना और ट्रांसलेट करना और अरबिक बहुत लैंग्वेज बैरियर्स थे, तो उन लोगों के लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। तो जब मैंने उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सुना और देखा कि उसका सल्यूशन क्या है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि उनके पास पैसे तो थे बट पता नहीं था उन्हें कि किस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह से उसे लेकर के चलना है। तो मेरा जो एज ए बिजनेस कंसल्टेंसी का जो स्टार्ट था वो वहीं से हुआ, और वहाँ से मैंने इनिशिएटिव लिया और उन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ दिए और अच्छी जगह के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट्स को हमने यूटिलाइज़ किया, मल्टीप्लाई बाय 4-5 के ऊपर बैठे हुए। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आज हम जैसे जिक्र किया मैंने शुरू के अंदर कि हम आइडिया लॉन्च एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बिज़नेस के आइडियाज़ को डिस्कस किया करेंगे। और चूँकि इस वक्त पहला प्रोग्राम चूँकि मैं इसलिए रियल एस्टेट के ऊपर कर रहा हूँ, आपको पता है कि एक बूमिंग मार्केट है सारी, ऑब्वियसली। तो आजकल चलिए, तो मुझे बताइए गया कि रियल एस्टेट जो दुबई के बूम कर रही है, तो क्या चीज़ इसको जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो क्या है यूएई की मार्केट जो इतनी बढ़ रही है तेज़ी से रियल एस्टेट में? यूएई की जो मार्केट है, देखिए अगर मैं बात करूं यूएई की मार्केट को पैरामीटर वाइज अगर ओवरऑल हम डिस्कस करें तो 2015 से लेके 2020 तक अगर मैं देखूं तो ये मार्केट बड़ी सेफ हैंडेड चल रही थी और स्टेबिलिटी इसकी बड़ी अच्छी थी और करेक्शन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त थी। मगर जैसे ही पेंडेमिक का टाइम आता है 2020 से फिर मार्केट जो है वो ज़रा थोड़ा सा रिटेलिएट होती है, नीचे डिटोरिएशन की तरफ जाती है, और 2021 से 2024 के अंदर इसमें एक बूम आता है। रिसेशन के बाद एक बूम आता है और मार्केट की जो वैल्यूज़ है वो लोगों को पता चलती है। और अभी करंट सिनेरियो में 2025 और 2026 की अगर मैं बात करूं तो ये एक तो हैंडओवर का भी टाइम है और न्यू जो ऑफलाइन मार्केट में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए बड़ा हाई राइज का टाइम है। तो मैं तो हमेशा से यूएई की जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसमें मैं कहता हूँ कि आप ये देख के इन्वेस्ट ना करें कि दुबई आज क्या है, मैं ये कहता हूँ दुबई कल क्या प्लान कर रहा है उसे देख करके इन्वेस्ट करें, स्पेशली ऑफ प्लान के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो दुबई के जो मार्केट इनसाइट और ट्रेंड्स जो हैं अभी क्या चल रहे हैं आपकी रिसर्च? दुबई के जो इनसाइट के जो ट्रेंड्स अभी मैं अगर लेकर के चलूँ तो जो दुबई एक्सपो सिटी है, दुबई एक्सपो सिटी आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कैपिटल ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में, एक तो कैश फ्लो होता है और कैपिटल ओरिएंटेड होते हैं। जो कैपिटल ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो ये सारे एक्सपो सिटी के अंदर अल मखतूम ने जो एयरपोर्ट नया यहाँ पे अभी दुबई के अंदर लॉन्च हो रहा है उसके सराउंडिंग के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेंगी फ्यूचर के अंदर। जिन लोगों ने आज वहाँ पे इन्वेस्ट करने का इनिशिएटिव ले लिया वो डेफिनेटली हमारा जो आज का पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उसके सजेशंस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो हमें बिल्कुल दुआएं देंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगी। वेरी गुड। तो करंट मार्केट ट्रेंड जो आप जो कह रहे हैं इन्वेस्टर के लिए 25-26 के अंदर दिस एरियाज, और जो इस वक्त जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका एक मेन क्वेश्चन होता है कि ROI, ठीक है, और उसके अंदर मुझे चाहिएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन से एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हाई ROI आ सकता है? देखिए ROI के ऊपर जो हमारे 3 मेजर एरियाज़ हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, इसमें एक JVC एरिया है जिसके अंदर ROI बहुत ज़बरदस्त है, आपका इंटरनेशनल सिटी और डिस्कवरी गार्डन, ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ROI है जो नेट यील्ड है वो बहुत बेहतर जा रही है बाकी एरियाज़ की निस्बत। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये जो फिगर्स हैं वो कोट कर रहा हूँ। तो ये मार्केट अभी बायर्स के लिए अच्छी है या सेलर्स के लिए अच्छी है? देखिए अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो कंपैटिबिलिटी इसकी सेलर्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, मगर आगे फ्यूचर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अभी टाइम है ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करने का, तो डेफिनेटली ये परचेजर की तरफ मूव फॉरवर्ड होगी। बट करंट नाउ सिनेरियो जो है जो आपके लग्जूरियस एरियाज़ हैं लाइक मरीना साइड हो गई, पाम जुमेरा
या पाम बे आइसलैंड वाली साइड जो है, इन एरियाज़ को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सेलर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो HNWI जो हाई नेट जो वैल्यू वर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी डेफिनेटली ये रहती है नीड, और उनकी डिमांड में ये एरियाज रहते हैं। तो अभी का जो टाइम है करंट सिनेरियो में हम सेल्स डिवीजन के अंदर हैं। तो प्रोजेक्ट और डेवलपर्स आप क्या गाइड करें इस वक्त जो अच्छे आप जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए, दो तरह के चैलेंजेस जो है वो इसमें रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमें डेवलपर को चूज़ करना है तो तीन चार चीज़ें हैं, उसको अगर हम फॉलो करके चलेंगे तो सबसे पहले हमने रेगुलेटरी अथॉरिटी को देखना है, जो कि दो रेगुलेटरी अथॉरिटी करंटली इस टाइम, एक तो DLD है और दूसरा रीरा। इन्होंने बड़े बेहतरीन प्रोग्राम्स, बड़े बेहतरीन जो प्रोसीजर्स हैं वो लॉन्च किए हुए इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें इन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, स्पेशली मैं अगर रीरा की बात करूं, एस्क्रो अकाउंट्स। एस्क्रो अकाउंट्स एक ऐसी फैसिलिटी है लोगों के लिए कि कुछ लोगों के पास जो पैसे हैं वो क्रिप्टो में होते हैं और इतनी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, लाइक मिलियंस के अंदर प्रॉपर्टी आपने बाय करनी होती है, तो उसकी एक्सचेंज में भी कुछ उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अभी रीरा ने जो एस्क्रो अकाउंट्स की फैसिलिटी लोगों को दी है, जो कि पहले नहीं थी और वक्त की ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत को पूरा करते हुए उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए ये एक फैसिलिटी दी। दूसरा, आप देखें कि जो बी प्रोजेक्ट आप जिस भी डेवलपर का चूज़ कर रहे हैं, उसका जो डिलीवरी थी प्रीवियस वो कैसी रही, उसने हैंड ओवर कैसा दिया। आप उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट पे जाके विजिट करें कि जैसा ये कन्वे करते हैं क्या वैसा ही डिलीवर करते हैं, इन दो तीन चीज़ों को। दूसरा, आपने देखना है कि सर्विस चार्जेस, उसके जो प्रीवियस प्लान था जो उसने शुरू में मेंशन किए थे, क्या जब हैंड ओवर किया तब भी सर्विस चार्जेस वही रहे। ये दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप ये जो उसके अंदर भी आ गया कि जो आप डेवलपर को चूज़ करने से पहले आप ये चीज़ें लाजमी देखें, उनका हैंड ओवर, उसके सर्विसेज चार्जेस, उनकी सर्विसेज, बाकी सर्विसेज वो कैसी हैं, और क्या वो रेगुलेटरी के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एस्क्रो अकाउंट के ऊपर बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। बिल्कुल, किसी डेवलपर जहाँ भी जाएगा पेमेंट उनकी वो 100% वो सेफ है। तो आप सजेस्ट करते हैं ऑफ प्लान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट अच्छी है या सेकेंडरी में, रेडी टू मूव में? मैंने पहले ही आपसे बताया कि आप जो दुबई का ट्रेंड है वो ये ना देखें कि दुबई आज क्या है, आप ये देखें कि दुबई के प्लान्स क्या हैं। तो मैं प्लान्स की अगर बात करूं तो मैं भी पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जो ऑफ प्लान में जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, एक तो मखतूम की सराउंडिंग में जो एयरपोर्ट बन रहा है, दूसरा एक्सपो सिटी जो है वहाँ पे अगर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सराउंडिंग में, उनमें अगर आप एक अच्छे डेवलपर के साथ एसोसिएट होके जो कि इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ऑफ प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली 2032 आपका है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो आपने वो बता दी बिल्डिंग्स की, अगर जो बहुत सारे जो डेवलपर हैं वो प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी भी लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें डमैक भी है, अजीज़ी भी है, तो कौन सी कम्युनिटी इस वक्त आप समझते हैं कि इज़ द बेस्ट कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखें, क्योंकि कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपने देखना है कि जो कम्युनिटी की बैकएंड के ऊपर गवर्नमेंट है उस कम्युनिटी को आप चूज़ करें, और टॉप 10 डेवलपर्स की कम्युनिटी को ही आप चूज़ करें जिसके अंदर रिस्क फ्री एलिमेंट अवेलेबल है। लाइकवाइज जैसे अभी आपने नाम लिए दमाक, अजीज़ी, इमार की भी कुछ प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी लॉन्च हुई हैं, और स्पेशली मैं अगर दमाक की बात करूं तो दमाक लगून ने बहुत ज़्यादा विलास बनाए हैं। अभी मेरा ख्याल है 900 से ज़्यादा विलास वहाँ पे मैंने देखे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शंस बड़ी बेहतरीन और अप टू द मार्क, लग्जूरियस उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो है वो डिज़ाइन किया है। और अगर मैं बात करूँ कि इस तरह की फैसिलिटी जो कि लो कॉस्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिलती है, और अगर कंपैरिजन मैं करूँ अदर ग्लोबल सिटीज़ लाइक हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, इसकी निस्बत बहुत इकोनॉमिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो एक तो लोग नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर कई की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो जो बिल्कुल नया बायर है, जैसे वो आता है जो यहाँ नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, तो उसको एक आप क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए सबसे पहले तो हम मौजूद हैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। उनकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सिक्योर करना है वो हमसे भी रब्ता करके हमसे भी अपनी राय जो है वो ले सकते हैं। फर्दर हम पॉडकास्ट के अंदर अपने टाइम टू टाइम चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बायर के जो चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसे पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चार चीज़ों को अगर वो फॉलो कर लेगा फिर भी, तो उसकी काफ़ी बचत हो जाएगी। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसे चूज़ करना है कि जो डेवलपर है उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो एसोसिएटेड है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, या उसका जो कोई प्रीवियस प्लान था
जो उसने हैंड ओवर किया वो कैसा रहा, और उसकी आरओआई क्या है, उसकी रेंटल यील्ड क्या है, इन सब चीज़ों को अगर वो अच्छे से स्टडी कर लेता है तो उसके बाद अगर वो इन्वेस्ट करता है, दिस इज़ द गुड पार्ट। Why investor contact with the real estate agents or investment advisor? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि उसके पास उसकी स्टडी होती है प्रॉपर। उसने डिफरेंट जो डेवलपर्स होते हैं वहाँ पे जाके टाइम लगाता है आपके लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जाके प्रॉपर्टी को अच्छे से देखता है, उसको स्क्रूट करता है और उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज़ ला करके देता है। और उसमें भी जो रियल स्टेट, मैंने ख़ास तौर पे दुबई के अंदर जितने भी एजेंट से मैं मिला हूँ, और ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी चीज़ उसकी नीड के मुताबिक और जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जो आपने उसे दे दी और हैंड ओवर के टाइम पे अगर उसे एक अच्छा आरओआई मिल गया और उसे एक अच्छा बेनिफिट मिल गया, तो डेफिनेटली वो आपका एसेट है और वो और भी कस्टमर्स आपको, और भी इन्वेस्टर्स आपको रिकमेंड करेगा। तो वो ये कॉम्बो ग्रोथ हो जाएगी, एक तो इन्वेस्टर की साथ साथ एजेंट की अपनी पर्सनल ग्रोथ भी साथ चल रही है। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जब आप एक डेवलपर से बाय करेंगे तो हमेशा वो अपनी खूबियाँ बयान करेगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना। और जब आप एज ए कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको इसके जो दूसरे डार्क साइड है वो भी बताएगा कि Obviously. भाई इसका आरओआई इतना अच्छा नहीं है, या आपको 5 साल 10 साल वो चीज़ नहीं आएंगी। बिल्कुल, तो ये एक रीज़न है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको वो प्रॉपर गाइड करेगा। ऑब्वियसली। तो हाउ टू इन्वेस्टर जो कैलकुलेट रियल एस्टेट की जो है आपका आरओआई कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, आरओआई कैलकुलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें जो आपकी जो रेंटल यील्ड होती है उसके अंदर से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करें और डिवाइड कर दें टोटल प्राइस के ऊपर जो आपके पास, तो आपके मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास इसकी जो नेट वर्थ है वो निकल के आ जाएगी कि इतनी आरओआई आपको एक साल के अंदर विपार रहना मूवी, और इतनी आरओआई आपको मल्टीप्लाई बाय लास्ट 5 ईयर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसी मेथड, इसी फार्मूला के साथ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कि जो इन्वेस्टर करता है? आपने बता दिया काफ़ी हद जी, तक, जी। और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप? मेरी नज़र में तो जो मेजर इश्यूज और जो मेजर चैलेंजेस हैं वो यही हैं, और इन्हीं को अगर मद्देनज़र रख के लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को जो है वो देखें तो मेरा ख्याल है कि बाकी सारे चैलेंजेस से वो बच जाएंगे। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करते हैं आप? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए दुबई जो है वो एक बहुत बड़ा बिग बूम है, और उनके लिए तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करें जो कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल होती है, क्योंकि उन लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली कुछ कैपिटलाइज्ड होते हैं वो, और उनकी कैपिटल इनकम जो है वो, दो चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो मद्देनज़र रखता है, एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड और रूल ओरिएंटेड। क्योंकि उसका जो रूल है वो उसके मुताबिक इन्वेस्ट करता है। डेफिनेटली अगर उसकी जो पर नेट वर्थ है अभी 500 करोड़ है, तो उसने अपना एक रूल डिसाइड किया कि मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है बेसिक नीड्स के ऊपर, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मैंने ले करके चलनी है। तो वो उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरा जो प्लान है वो है ऑन ग्राउंड के ऊपर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यूएई के अंदर दिमाग के बेशुमार बेहतरीन विलाज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जेबीआर के अंदर, जेबीसी के अंदर, मरीना के अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं, और जितने भी मैंने H&WIs देखे हैं जो कि बिग इन्वेस्टर्स हैं और जिनके लिए हमेशा से यूएई में चाम रहा है, वो इन एरियाज़ के अंदर मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेनर के लिए इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी बाय करना यहाँ पे कितना इजी है, मगर वो बाहर बैठा हुआ? फॉरेनर के लिए भी इतना ही इजी है जितना यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स के लिए इजी है। वो जस्ट वहाँ पर बैठ के भी नहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, और अगर यहाँ पर आना चाहता है यहाँ पे आके भी अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते तो हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल बायर्स के? इसमें कोई मेजर इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बड़ी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। आपकी पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक एफिडेविट होता है जो कि आपको रीरा से भी, डीएलडी ऑफिस से भी, या जो भी कोई पास अथॉरिटी है ऑफिस होता है इनका, रियल स्टेट अथॉरिटी, वहाँ से भी आपको एक डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट, वो मिल जाता है। इसके अलावा एक गारंटी चेक, फाइनेंस गारंटी चेक की सूरत के अंदर आप यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर एस्क्रो की ऑप्शंस आपके पास पड़ी हैं। ठीक है। तो जो रीरा का रोल है वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट की मनी को? रीरा का रोल जो है वो डीआईडी इसे रेगुलेट कर रहा है, डीएलडी ही इसे रेगुलेट कर रहा है, और रीरा इन्वेस्टर के हक में, यानी दुबई गवर्नमेंट ने ये जो डिपार्टमेंट बनाया है, ये अगर मैं कहूँगा कि टोटली इन्वेस्टर को डिफेंड करता है, उसके राइट्स और उसके रूल्स, और उसको लॉ के अंदर रहते हुए जितने प्रिविलेजेस हैं वो दे सकता है वो देता है।
तो आप बताएंगे कि दुनिया के दूसरे निस्बों की तरफ जो दुबई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सेफ है, किस तरह डिफरेंट है? देखें, दुबई जो है, दुबई के अंदर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लो कॉस्ट के अंदर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर ग्लोबल सिटीज़ के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि दुबई का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं बात करूं स्पेशली मॉर्गेज के ऊपर, ये बड़ा कांस्टेंट है। आप देखें, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्योंकि ये डॉलर के साथ वेरिएट करता है। जिस तरह डॉलर वेरिएट करेगा उसी के साथ इसका इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं दुबई में इन्वेस्ट करने के एज कम्पेयर टू अदर देन ग्लोबल कंट्रीज। अच्छा, आप चूंकि बैंकर भी हैं तो मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। मॉर्टगेज का आपने जिक्र किया, जी। तो मॉर्टगेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस हवाले से आप फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर्स को? क्या मॉर्टगेज की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ यूएई के रेजिडेंट्स के लिए भी है, और कितने % है, और इंटरनेशनल के लिए भी है या नहीं है? अच्छा, ये बड़ा स्पाइसी क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मॉर्टगेज एक ऐसी फैसिलिटी है जो दुबई गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट एक जो है वो लॉन्च किया हुआ है। डेवलपर्स को भी इसमें मदद हो जाती है और इन्वेस्टर को भी मदद हो जाती है। मॉर्टगेज में क्या होता है कि आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी है 1.2 मिलियन का, आपने 1 BHK अपार्टमेंट ले लिया, उसका 20% आपने जो एडवांस मनी है, डाउन पेमेंट है, वो देनी है। उसके बाद जो उसके पेपर्स होते हैं वो बैंक प्लेज कर लेता है और डेवलपर को वो जितनी रेस्ट ऑफ अमाउंट होती है पे कर देता है। और बैंक के साथ आपकी एक सेटलमेंट तय हो जाती है 7 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर की, जो भी फ्लेक्सिबल प्लान आपका तय होता है उसमें आपने बैंक को पे करना है। अब डेफिनेटली वो ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट है तो उसकी रेंटल इनकम भी आपको आएगी। तो रेंटल इनकम अगर मैं कहता हूँ कि 10,000 अगर आपको इंस्टॉलमेंट आती है पर मंथ उसकी, तो रेंटल इनकम से भी अगर आपने 1.2 में लिया है तो 80 to 90,000 तो आपको रेंटल इनकम पर मंथ वहाँ से जनरेट होती है। मैक्सिमम अगर आपको 1 से 2,000 हर मंथ उसमें ऐड करना पड़ता है तो आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपकी रेंटल इनकम निकाल देती है, सर्विस चार्जेस निकाल के। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। और इंटरनेशनल क्लाइंट जो है, इंटरनेशनल क्लाइंट जब यहाँ पे, क्योंकि ये एक जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है रेजिडेंट के लिए होती है मॉर्गेज की, क्योंकि जब तक आपके पास यहाँ का एमिरेट्स आईडी मौजूद नहीं है, यहाँ की रेजिडेंसी नहीं है, तो आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यूएई में आकर के जो भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 मिलियन के ऊपर आपको गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी है। 1 मिलियन के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा भी प्रोवाइड होता है जो कि 5 ईयर, 4 ईयर, इट डिपेंड्स। तो आप ये फैसिलिटी अवेल करके यहाँ पे बैंक से मॉर्गेज कर सकते हैं। और भी आगे मैं जो देख रहा हूँ, मेरे सुनने में आया कि फॉरेनर्स के लिए फ्यूचर के अंदर कुछ इस तरह की भी फैसिलिटीज़ आ रही हैं कि जो वो वहाँ बैठे भी मॉर्गेज कर सकता है। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है। मॉर्गेज के ऊपर हम एक प्रोग्राम प्रॉपर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। तो अभी कमर्शियल भी यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी शाहरुख खान का वो प्रोजेक्ट बाय डैन्यूब आया है, और भी काफ़ी कमर्शियल। तो आप क्या एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर को कि उसके अंदर कमर्शियल में ज़्यादा आरओई के चांसेस ज़्यादा होते हैं या रेजिडेंस में, या दोनों में करना चाहिए? मैंने शुरू में एक बात की थी आपसे कि 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ होती हैं, एक कैश फ्लो और दूसरा कैपिटल ग्रोथ। तो जो आपके पास आ जाते हैं अपार्टमेंट ऑन ग्राउंड, उनके ऊपर आपका कैश फ्लो चलता है और लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल ग्रोथ भी होती है। बट अगर आप ऑफ प्लान को चूज़ करते हैं तो ये टोटल कैपिटल ग्रोथ की तरफ जाता है। तो जिस तरह आपने भी बताया कि डैन्यूब बाय शाहरुख खान, उसको एसोसिएट करके बेसिकली मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज है ना, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे इन्होंने पहले 1% इंट्रोड्यूस करवाया, फिर दिवाली के ऊपर 0.5% इंट्रोड्यूस करवाया, फिर जब कोई डॉक्टर्स डे आता है तो डॉक्टर्स के लिए ये डिफरेंट, इट्स मार्केट एस्पेक्ट्स। तो मैं ये समझता हूँ आप सिर्फ मार्केट एस्पेक्ट्स को इम्प्रेस हो करके उस प्रॉपर्टी को चूज़ ना करें। जो प्रिकॉशंस हमने बताए हैं, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और फिर बाकी उनकी रेपुटेशन, मार्केट एक्सपेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। मगर इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी फॉरबिडन ना करें, इसको मद्देनज़र रखें और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक और चीज़ आती है, वो एयरबीएनबी आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हॉलीडेज़ के। तो इसका थोड़ा बताइएगा कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसका आरओआई कैसा है? एयरबीएनबी बेसिकली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को फैसिलिटेट करता है शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे के अंदर, और मोस्टली जो फॉरेनर्स होते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का ये एक बड़ा है कि बड़ा एक अच्छा पार्ट ये है कि
लोग जो हैं वो शॉर्ट स्टे में हाई पेमेंट करते हैं। वैसे अगर आप अपार्टमेंट जैसे यहाँ पे दुबई के अंदर मैं बात करूँ तो स्टूडियो जो है वो पर मंथ पे अगर मैं बात करूँ जो लोगों ने लगाया लाइक एयरबीएनबी बिजनेस, तो वो 5,000 5,500 ये रेट चल रहा है। 1 BHK ऑलमोस्ट 6,500 7,000 का ये एज्यूम रेट इसमें चल रहा है। मगर Monthly. अगर आप एयरबीएनबी के ऊपर चलते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तक जा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है यहाँ पे और आप उसे रेंटल इनकम से उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं और आपके पास बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट भी है, तो डेफिनेटली आप स्टूडियो 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट लेके उसे एयरबीएनबी के ऊपर भी चला सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म स्टे फॉर द फॉरनर्स, जिससे कि आप एक अच्छा ROI जनरेट कर सकते हैं। वेरी गुड, ये अच्छा है। तो अभी बताइएगा कि बेस्ट एरियाज़ कौन से हैं अभी एयरबीएनबी के लिए? बेस्ट एरियाज एयरबीएनबी के लिए तो ऑब्वियसली जो लोग दुबई में आते हैं उन लोगों के लिए मरीना हब ज़्यादा बेहतर रहता है। मरीना के अंदर अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है JBR में, JVC में, डिस्कवरी गार्डन में, इंटरनेट सिटी में, इन एरियाज़ के अंदर अगर आपके पास अच्छे अपार्टमेंट्स हैं या आप रेंट पे लेकर के उनसे ईयरली रेंट के ऊपर लेके उसे एयरबीएनबी के ऊपर चलाना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपका अपना अपार्टमेंट है तो ROI डबल है। वेरी गुड। तो अगर आप उसे रेंटल पे ईयरली रेंटल पे लेकर के एयरबीएनबी के ऊपर अब मैनेज करना चाहते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो कंपनीज भी हैं ना, कंपनीज भी हैंडल करती हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों के अपार्टमेंट्स को मैनेज कर रही हैं। exactly. जैसे आपका अपार्टमेंट है, आपके साथ वो एसोसिएट हो जाएंगे और आपको कहेंगे जी आप अपना अपार्टमेंट हमें दे दें और हम इसे आगे रेंट आउट करेंगे। उनके पास डिफरेंट फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आ जा रहे होते हैं। तो लोगों ने तो अपने विलास दिए हुए हैं वहाँ पे। स्पेशली मैं लोकल्स की बात करूँ, उनके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे विलास हैं इन एरियाज़ के अंदर और वो भी इस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगले 5-10 साल में यूएई की प्रॉपर्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारी वो फजूल से बैठे होते हैं जो कभी खुद दुबई नहीं आते, दुबई की मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या। तो आपका विजन क्या है अगले 5-10 साल में? देखिए, अगले 5-10 साल ये हैंड ओवर का टाइम है और इसमें प्रॉपर्टी को बूम मिलना ही मिलना है। जब भी हैंड ओवर का टाइम होता है तो प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। 2030 और 2035 तक तो प्रॉपर्टी को, जो मेरी आइडियोलॉजी के मुताबिक, जवाल नहीं है, ये बूम है। और अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आप इन्वेस्ट करें इन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे दुबई का फ्यूचर जहाँ पे डिसाइड होना है। जैसे अल मखतूम एयरपोर्ट डिसाइड करेगा, एक्सपो सिटी है, डिस्कवरी गार्डन है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करें, जो कि अगले 5-10 साल के अंदर आपको एक अच्छा ROI जनरेट करके देगी, आपको एक अच्छा कैपिटल ग्रोथ देगी और आपकी डेफिनेटली जो एसेट्स हैं उनको वो डबल करेगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन रही है रियल एस्टेट के ऊपर आज हमने, और मॉर्गेज का जिक्र भी मैंने कर दिया, एयरबीएनबी का भी कर दिया, कमर्शियल भी कर दिया, रेजिडेंस भी कर दी। Yes. तो आपने एरियाज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं इन्वेस्टर्स को। और इंशाल्लाह अगर आप इन फ्यूचर हम मॉर्गेज के ऊपर एक प्रोग्राम लाजमी रखेंगे। Sure. थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जावेद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और किन एरियाज़ के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर भी इंशाल्लाह आएंगे, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस लेना चाहें तो हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।